नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करेंगे, जिसमें कि अगर आपने एनआईसीएल एओ फाइनेंस का अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एज अ वन शॉट करके देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिससे कि आपको सारा कॉस्ट अकाउंटिंग एक ही बार में समझ में आ जाए। और जो भी इसके इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो मेन चीज़ें हैं आईएमपी हैं, उनको हम शॉर्ट नोट्स के जरिए यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में मैं इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने एनआईसीएल फाइनेंस फॉर्म भरा है और अगर एनआईसीएल फॉर्म के पीडीएफ वगैरह आपने नहीं देखे तो ये डिटेल्ड सिलेबस मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। एनआईसीएल एओ फाइनेंस सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें एनआईसीएल एओ फाइनेंस का सिलेबस। फिर इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, इंश्योरेंस अकाउंट, इनकम टैक्स, फिर एमसीक्यू मिक प्रैक्टिस। अगर आप फाइनेंस का देखेंगे तो फाइनेंस की थ्योरी मिलेगी, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगी। ऐसे ही आप अगर कॉस्ट अकाउंट में देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी फिर एमसीक्यू मिलेंगे। आपको ये पूरा फोल्डर मिलेगा कैसे? तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है। टेलीग्राम पर आप जैसे ही ज्वाइन होंगे तो आपको ये फ़ोल्डर देखने को मिलेगा। तो इसकी जो प्राइस है, अगर आपका प्रीलिम्स है, अभी शेड्यूल 21 को है, तो 21 के पहले अगर आप इसको लेते हैं तो इसकी जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ ओनली 99 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है। आफ्टर प्रीलिम्स इसकी जो प्राइस रहेगी वो 149 रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको अगर फाइनेंस की तैयारी करनी है तो आपको ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू यहाँ पर मिल जाएंगे सारे के सारे। तो आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं आप फॉर दी प्रोफेशनल नॉलेज एनआईसीएल फाइनेंस। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या यहाँ पर टर्मोलॉजी यूज होती है, और जानेंगे कि इसको कैसे हम हैंडल करेंगे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम इसकी देखिए, अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग अगर आपकी एनआईसीएल एओ में अकाउंटिंग आपकी 3 तरह से पूछी जाती है। और बेसिकली हम अकाउंटिंग को यहाँ पर जो वाई फॉरगेट करते हैं वो भी 3 ही मेजर इसमें करते हैं। एक होती है हमारी बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है, जो आपका सबसे पहला चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग। इसके बाद आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। फिर आपकी आती है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अकाउंटिंग। जब आपकी बेसिक अकाउंटिंग आ गई, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई, तो आपको ये अकाउंटिंग को मैनेज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। अभी हम इसमें सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का यहाँ पर लेक्चर लिया था, तो उसमें आपने एक डेफिनेशन देखी थी, वही सेम टू सेम डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। बस इसमें थोड़ा सा जो टर्मोलॉजी है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। आपने वहाँ पढ़ा था अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड एनालाइजिंग। वहाँ पे था समराइजिंग, आइडेंटिफिकेशन, ये सब था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कौन सा है, रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है और एनालाइजिंग है। ऑलोकोटिंग ऑल दी कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर स्टार्ट की किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट कितनी तरह की लगती है। एक आपकी लगती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि आपका फिक्स रहता है। जैसे कि आपने किसी चीज़ का सेटअप तैयार किया है, मतलब कि आपने एक वेयर हाउस भी लगाया होगा या फिर कोई फैक्ट्री लगाई होगी, तो उसका जो फिक्स्ड खर्चा है, जैसे कि रेंट हो गया और जो कर्मचारी लगाएंगे आप, तो ये सब आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। फिर इसमें कुछ आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, मशीन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा। फिर एक आता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी टर्मोलॉजी हैं जिसमें कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं कि इनको एनालाइज करते हैं, इनका रिकॉर्डिंग करते हैं, इनकी क्लासीफाइंग करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स में, वेरियस अकाउंटिंग में, और इनको आप डिटरमाइन करते हैं कि आपको ये कैसे बेनिफिट कर सकते हैं फॉर दी फ्यूचर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो ये डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि आप पर यूनिट प्रोडक्शन कितना करेंगे। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए एक टी स्टॉल खोलना है, ठीक है, आपको मान लीजिए यहाँ पर एक टी स्टॉल खोलना है, तो टी स्टॉल में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर चाय पत्ती लेंगे, ठीक है, टी पाउडर हम बोल देते हैं, टी पाउडर, और फिर मिल्क भी लेंगे, फिर शुगर लेंगे, फिर कप लेंगे, फिर इसको बनाने के लिए एक हेल्पर लगेगा आपको। तो बेसिकली ये सारे कंपोनेंट है हमारे प्रोडक्शन के। तो इन सब चीज़ों में हमको कॉस्टिंग करनी पड़ती है कि टी पाउडर कितने का आएगा, मिल्क कितने का आएगा, शुगर कप कितने का आएगा, और एक हेल्पर की सैलरी क्या रहेगी। और फिर आपको इसमें देखना पड़ेगा कि आपको पर कप, मतलब कि बेसिकली हम अगर इसको अकाउंटिंग की टर्मोलॉजी में बोलें कि पर यूनिट आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो पर कप आपका यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो कितना आ रहा है, मतलब खर्चा कितना लग रहा है। पर कप बनाने में आपको कितना मिल्क लग रहा है, कितनी शक्कर लग रही है, और कितनी आपकी यहाँ पर गैस है जो जल रही है। तो वही चीज़ हम अकाउंटिंग में देखते हैं कि आपका पर यूनिट खर्चा कितना आ रहा है। तो ये डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को, और प्राइस को फिक्स करने में डिटरमाइन करता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया कि आपका लगभग 500 रुपये में सारा चीज़ बन जाती है
फॉर 100 लोगों के लिए अगर आप चाय बनानी है तो आपने 500 रुपये में आप 100 लोगों के लिए अच्छी चाय बना सकते हैं। तो अगर आप हम यहाँ पर एक लोगों का कॉस्ट देखेंगे, एक लोग पर आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो आपको यहाँ पर पड़ रही है 5 रुपये, ठीक है। तो आप इस अगर अपनी चाय को यहाँ पर 10 रुपये में बेचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 रुपये का जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो वही ये बता रहा है कि ये प्राइस को फिक्स करने में हमारी मदद करता है। फिर आइडेंटिफाई करता है वेस्ट ऑफ टाइम को और इनएफिशिएंसी को, मतलब कि हम कहीं कुछ गलत काम, मतलब गलत टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पर 100 लोगों के लिए चाय बनाना है, हेल्पर चाहिए आपको सिर्फ सिंपली एक, लेकिन आप यहाँ पर हेल्प ले रहे हैं 2 बंदों की, तो ये आपका अलग से खर्चा बढ़ाएगा। और ये करता है, फिर हमको क्या करता है, हेल्प करता है बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोल में, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो मेन चीज़ आती है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली अब बस आपको एक 3 चीज़ें याद रखनी है कि जो कॉस्ट के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा मटेरियल, फिर आता है लेबर और फिर आता है हमारा एक्सपेंस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, सबसे पहले मटेरियल, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको मटेरियल तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। फिर आप किसी भी मटेरियल को लाके फिर उनसे काम क्यों ना करवाएंगे, काम तो आप लेबर से करवाएंगे, फिर लेबर आता है, फिर लास्ट में आता है हमारा एक्सपेंस, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हो गई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगी। अब मटेरियल में भी यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेबर में भी 2 चीज़ें और एक्सपेंस में भी 2 चीज़ें। अब ये 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक है हमारी डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट, और फिर एक हमारी क्या, इनडायरेक्ट। ऐसे ही लेबर में होता है डायरेक्ट लेबर होती है हमारी, और कुछ हमारी इनडायरेक्ट लेबर होती है, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर होती है। ऐसे ही एक्सपेंस में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और फिर कुछ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल मतलब कि रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल डेट आर डायरेक्टली यूज्ड इन दी प्रोडक्शन। ऐसे हम हमारे गुड्स और वीकेंड से ऐसे स्टॉक जो कि डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं हमारी प्रोडक्शन में, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल कैसे, जो कि इनडायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, लाइक लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, ठीक है। तो मशीन के जो ऑयल्स रहते हैं ये इनडायरेक्ट मटेरियल रहते हैं जो कि यूज़ करता है हमारे प्रोडक्शन में। ऐसे ही लेबर की अगर हम बात करें तो लेबर भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग करने में। और इनडायरेक्ट लेबर कौन होते हैं, जो इनको सुपरवाइज करते हैं। जैसे कि अगर आपने लेबर लगा कर रखी है तो इनके ऊपर आप किसी एक बंदे को छोड़ोगे, उसका आप सुपरवाइजर करोगे। फिर एक क्लीनर ये भी आपकी साफ़ सफाई पर ध्यान देगा, तो इसको भी आप इनडायरेक्ट लेबर में बोल सकते हैं, क्योंकि सैलरी तो आपको इसको भी देनी पड़ेगी। इसके बाद एक्सपेंस आते हैं। एक्सपेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि आपकी जो कॉस्ट है ना वो डायरेक्टली इनकर्ड होती है फॉर दी प्रोडक्शन। जैसे कि आपने कोई चार्जेस वगैरह मशीनरी की चार्जेस कर ली, ठीक है, किसी को हायर कर लिया मशीनरी को मेंटेन करने के लिए। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, रेंट। आपने किसी जैसे कि मान लिया मशीन थोड़ी महंगी आ रही थी, तो आपने इसको डायरेक्ट परचेज ना करके आपने इसको रेंट से उठा लिया, ठीक है, रेंट से लगा लिया कि आप मंथली रेंट इसका पे करेंगे। फिर अगर आपने मशीनरी परचेज़ किया तो उस पर आप डिप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस, तो ये आपकी क्या आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगी। तो अब ये आपकी टेबल हो गई। इसके बाद आपका एक और कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। तो ओवरहेड्स क्या होता है, आप एक बार इसको भी देख लीजिए। ओवरहेड्स में आप सिर्फ इतना याद रखिए, जितने भी जो इनडायरेक्ट चीज़ें आती हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये सारे तीनों मिलके, मतलब कि इनडायरेक्ट हमारे जितने भी हैं, इनडायरेक्ट हमारे यहाँ पर मटेरियल, फिर हमारा आता है क्या, लेबर, और फिर हमारा आता है क्या, एक्सपेंसेस। तो जितने भी इनडायरेक्ट यहाँ पर चीज़ें हैं वो सारी प्लस करके, इन तीनों को जोड़ के जो भी अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। तो इसकी बेसिकली मैं आपको यहाँ पर टेबल भी लेके आया हूँ, तो आप टेबल भी एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लास्ट तक देखिए, एक कॉस्ट अकाउंटिंग का वन शॉट रहने वाला है, जिससे कि आपको इजीली यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखिए। और ये इस टाइप के आपको PDF मिलेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का PDF है वो यहाँ पर देखिए, ये मैंने कंपाइल किया है आज ही, और आज ही मैंने अपने पेड ग्रुप पर डाला हुआ है इसको, जो शॉर्ट नोट्स फॉर्म में है ये, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग चली होती है। अभी हमने बात की थी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने क्या देखा, सिंपली 3 एलिमेंट होते हैं यहाँ पर कॉस्टिंग के। एक होता है हमारा मटेरियल, फिर होता है लेबर, और फिर होता है हमारा एक्सपेंस। मटेरियल में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में आता है डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस में आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं आपको वो टेबल दिखा रहा था, तो एक बार हम टेबल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो टेबल कैसे वो करके क्या है, ये है टेबल, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर आता है हमारा एक ओवरहेड्स भी आता है, जो कि सारे इनडायरेक्ट, देखिए यहाँ पर देखिए आप, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये कौन करता है, ओवरहेड्स करता है। ओवरहेड्स में भी 3 टाइप्स के ओवरहेड्स होते हैं।
तो आप यहाँ पर देख के चलिए कि कौन कौन से 3 टाइप के ओवरहेड्स होते हैं। एक होता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो मतलब कि ऐसे सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है। अब फैक्ट्री से रिलेटेड क्या क्या होंगे, वही मैंने आपको बताया था कि जो ऑयल्स वगैरह हो गई, ठीक है, ऑयल्स हो गए, लुब्रिकेंट हो गए, और फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये ऐसे ओवरहेड्स हैं जो कि लेबर से रिलेटेड हैं। मतलब कि जो इनडायरेक्ट लेबर वगैरह होती है ना, जैसे कि गेट कीपर हो गया, हमारा टाइम कीपर हो गया, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या आते हैं हमारे, जो कि सेलिंग से रिलेटेड रहते हैं, वो सारे यहाँ पर खर्चे जाते हैं, ठीक है। तो सारे जितने भी ओवरहेड्स आप देखेंगे तो सब में इनडायरेक्ट आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो सारे यहाँ पर जो इनडायरेक्ट चीज़ें रहती हैं ना, उनको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, और फिर हम उनको इंक्लूड करके यहाँ पर ओवरहेड्स का पूरा कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारी हो गई क्या, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आता है, जिसमें कि कभी कभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कॉस्ट शीट क्या होती है, ठीक है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन यहाँ पर जो चीज़ निकल के आती है ना, आपको अगर NICL फाइनेंस में कोई भी अगर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ना, तो वो आपको यहाँ पर कॉस्ट शीट से मिलेगा कि कुछ आपको यहाँ पर एलिमेंट्स दे देंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है। फिर आपको अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो आपको फिर यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग से बनेगा, क्योंकि इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी रहेंगी। एक हमारा PV रेशियो पढ़ना रहेगा, ठीक है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ना रहेगा आपको, फिर आपको क्या पढ़ना रहेगा, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। MOS बोलते हैं जिसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इनमें से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो इसको भी हम लास्ट तक डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपने मेरा फाइनेंस का कोर्स नहीं लिया है तो आप देखिए, ये पूरा फोल्डर बना हुआ है, जो कि सिर्फ इसकी जो कॉस्टिंग है वो सिर्फ ओनली 99 रुपीज़ है, ठीक है। तो जो ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसकी जो डिटेल्स वगैरह है वो सारी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। 99 रुपीज़ में आपको ये सारे PDF अलॉन्ग विद MCQ प्रैक्टिस। देखिए आप यहाँ पर सिलेबस है ये। इसके बाद कॉस्ट अकाउंट खोलते हैं तो थ्योरी, फिर MCQ 1, MCQ 2 और MCQ 3, ये सारे प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ऐसे अगर हम इनकम टैक्स खोलते हैं तो इनकम टैक्स की थ्योरी, फिर MCQ 1 प्रैक्टिस, MCQ 2 प्रैक्टिस, MCQ 3 प्रैक्टिस। अगर आप इसको प्रीलिम्स के पहले लेते हैं तो इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो 99 रुपीज़ पड़ेगी। अगर आफ्टर प्रीलिम्स लेते हैं तो इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी 149 रुपीज़ यहाँ पर पड़ने वाली है। आप टेलीग्राम को सिंपली ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको इसको परचेस कैसे करना है, ठीक है। ये आपका जो पूरा फोल्डर है वो टेलीग्राम के थ्रू पेड चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कॉस्ट शीट की, तो कॉस्ट शीट को देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट से ये कॉस्ट शीट बनती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 3 से 4 एलिमेंट रहते हैं कॉस्ट शीट में। सबसे पहले हम इसमें एक देखिए यहाँ पर बनता है हमारा क्या, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है डायरेक्ट मटेरियल से, डायरेक्ट लेबर से और डायरेक्ट एक्सपेंस से। ये तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, प्राइम कॉस्ट। फिर हमारा आ जाता है क्या, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अब आपको पता है फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था, जितने भी ओवरहेड का हमारा जो भी आइटम रहेगा वो सारे हमारे इनडायरेक्ट जो खर्चे रहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, लेबर हो गए, एक्सपेंस हो गए, तो सारे इनडायरेक्ट जितने भी हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ओवरहेड, ठीक है। अभी मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस किससे रिलेटेड होने चाहिए, फैक्ट्री से। ऐसे ही ये ओवरहेड किससे रिलेटेड होने चाहिए, एडमिन से। फिर होना चाहिए हमारे क्या, सेलिंग से। तो इसमें निकल के आता है क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी वो बना के दिखाऊं तो देखिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पर आपको बनाने हैं कितने, 1000 लड्डू, ठीक है। आपको अपनी कंपनी के लिए 100 लड्डू की मैंने 1000 लड्डू की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, 1000 लड्डू, ठीक है। लड्डू की मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपकी। अब आपको निकालना है कि आपको प्राइम कॉस्ट निकालना है, तो आपका डायरेक्ट मटेरियल क्या रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर घी आ जाएगा, ठीक है, घी। इसका हम मान लेते हैं 8000 रुपये में हमने ये लगा दिया। इसके बाद हमारा जो डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट लेबर क्या आएगा, हमारा लेबर आता है ना जो हमारा, वो हलवाई को हम मान लेते हैं, ठीक है। इसमें हलवाई लगाएंगे और इसमें हमारा जो आएगा खर्चा वो आएगा क्या, 2000 का। तो ये सारी क्या होगा, हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर हो गया। यही हमने देखा था प्राइम कॉस्ट में क्या क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब इसमें हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो हम इसको प्लस करेंगे और ये हमारी निकल के जाएगी क्या, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट जो कि है ये हमारी कितनी, 10,000 हमारी निकल के आ गई प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद हम देखें अगर अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ लगता है क्या, ठीक है, ज़रूर लगेगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारा क्या लगेगा, गैस, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आप फैक्ट्री में ही करेंगे ना, और फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन करेंगे तो आपके यहाँ पर बेसिकली गैस तो यूज़ होगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ओवरहेड्स ऐसा लिख देता हूँ मैं। तो गैस अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर लग गई कितनी, 1000 की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एडमिशन कॉस्ट भी लगेगी। क्या, कैसी कॉस्ट लगेगी, अगर आपने किसी ऑफिस बॉय को रख लिया, ठीक है, ऑफिस बॉय को रख लिया, इसमें आपकी क्या हो गई, एडमिन कॉस्ट हो गई, जो कितनी की, आपने 500 रुपये
के हिसाब से इसको ऑफिस बॉय को रख लिया, ठीक है। अब आपका सेलिंग एक्सपेंस क्या आएगा, आपने किसी पोस्टर छपवाए कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, अब मुझे इसको पोस्टर छपवा के मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो ये आपका क्या आ गया, सेलिंग एक्सपेंस आ गया, ठीक है। तो आपने जो पोस्टिंग वगैरह प्रिंटिंग की जो कॉस्ट आई हो वो भी आपकी यहाँ पर 500 निकल कर आई। तो अब जो टोटल अगर हम इसका करेंगे तो ये हमारा क्या क्या निकल के जाएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और भी कैन से कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट भी निकल के जाएगी और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 10,000 हमारी क्या थी, प्राइम कॉस्ट थी, 1,000, 500 और 500, ये हमारा कितना निकल के आएगा, 2,000। तो जो टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आ रही है वो लड्डू बनाने की 12,000 रुपये यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल कर आ रही है। अब हमको बनाने कितने लड्डू थे, हमको बनाने थे 1,000 लड्डू। हमने जो टारगेट लिया था लड्डुओं का वो हमने कितने टारगेट लिया था, 1,000 का लिया था, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोले कि कॉस्ट पर लड्डू, मतलब कि एक लड्डू की अगर कॉस्टिंग निकालनी हो तो कितनी आएगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये 12,000 डिवाइड बाय करना है आपको 1,000, क्योंकि हमको 1,000 लड्डू बनाने थे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको एक लड्डू की जो कीमत पड़ेगी वो 12 रुपये यहाँ पर पड़ेगी। तो आई होप आपको ये एक सिंपल से एग्जाम्पल से एक प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस समझ में आ गए होंगे, और हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो आपको जो अप्लाई आप कहाँ करेंगे, आपको अभी समझ में आएगा जब आप पीवी रेशियो निकालेंगे ना, पीवी रेशियो, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, जब आपको इसका यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग कौन कौन सी हैं। तो सिंपली यहाँ पर 3 से मतलब 4 से 5 टाइप की कॉस्टिंग होती है। एक होती है हमारी क्या, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड रहती है, जॉब कॉस्टिंग। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। अब इसमें जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, जो कि आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब कोई परफॉर्म करते हैं इन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंटिंग हो गई, इसको हम बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, आप आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट बनाया आपने, और ये फिर ये प्रोडक्ट आपकी डिफरेंट प्रोसेस से पास होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे कि अगर आप कुछ टेक्सटाइल वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले आप इसका जो थ्रेडिंग है वो इसको आप यहाँ पर नोट डालेंगे थ्रेडिंग की। फिर आप इसमें देखेंगे कि डिफरेंट मतलब एक होना चाहिए हमारा ब्लैक कलर, एक होना चाहिए आपका रेड कलर, आप इस प्रोसेस को करेंगे। फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप इसमें बटन लगाएंगे, ठीक है, बटन लगाने के बाद आप इसमें कॉलर डालेंगे, कॉलर, उसके बाद आप इसमें जो अगर आपको जेब देना है तो जेब बनाएंगे। तो ये हमारी डिफरेंट प्रोसेस हो गई, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ एक है, क्या है, हमारा शर्ट बनाने का। लेकिन आपको इसमें कितनी प्रोसेस से जाना पड़ा, ये बेसिकली हमारा काउंट होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। फिर ऐसे ही हमारी होती है बैच कॉस्टिंग, जो कि अगर आपने बैच कॉस्टिंग देखा होगा तो ये बेसिकली मेडिसिन्स की इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेडिसिन्स बनती है ना, मेडिसिन्स वो सारी बैच में बनती हैं, बैच में मैन्युफैक्चर होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 100 गोलियों का पत्ता, ठीक है, 100 टैबलेट्स यहाँ पर बनती हैं एक साथ पत्ते में, फिर कहीं 1000 टैबलेट्स बनती हैं, और जो प्रोडक्शन होता है वो बैच में होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ जाती है, जिसमें कि आपको पता है बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड, ये सब हमारा कॉन्ट्रैक्ट में आता है। और फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपको पता होगा क्या क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, हॉस्पिटल चलाने का खर्चा, होटल्स को ऑपरेट करने का खर्चा, ये सब हमारा आता है क्या, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। फिर जो लास्ट हमारा क्या है, अब मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में ही आपको मेन चीज़ देखने को मिलेगी, यही आपका IMP टॉपिक रहने वाला है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसी से अगर आपको क्वेश्चन बनेंगे तो इसी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट ज़्यादा है और आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो 1 एडिशनल कॉस्ट फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब आप जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, आपने लड्डू बनाए ना, तो हमारी पर लड्डू की कॉस्ट कितनी आई थी, 12 RS आई थी। अब उस टाइम पे हमने बनाए थे कितने, 1,000 लड्डू, और जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह ये सब निकल के आई थी, कितने की निकल के आई थी, 12,000 की, ठीक है। अब इसमें जो हमारा लेबर वगैरह लगा था उनसे हम बोले कि भाई इसको आप 2,000 लड्डू बनाइए, ठीक है। तो आपकी जो एक्स्ट्रा 1,000 लड्डू बनाने में जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 12 रुपये तो नहीं आएगी, इसमें इससे थोड़ा कम आएगी। तो इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग कंसिडर ओनली वेरिएबल कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो कि वो बोलते हैं इसको कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है आप उसको याद कर लीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है वो तो फिक्स्ड ही रहती है। अगर आपने एक बार फैक्ट्री का सेटअप कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अगर फैक्ट्री का सेटअप कर दिया, जो फैक्ट्री का सेटअप करने के लिए आपको एक बार जो खर्चा आया होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 लाख का फैक्ट्री का सेटअप किया, ठीक है, 10 लाख का,
तो अब आप इसमें अगर 1 साल काम कीजिए, 2 साल काम कीजिए, जो आपने एक बार फैक्ट्री का यहाँ पर सेटअप कर लिया, उसका 20 से 30 साल यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। एक बार अगर आपने फैक्ट्री की जो बिल्डिंग वगैरह बना ली 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करके, तो ये आपका फिक्स्ड खर्चा हो गया। इसके बाद आपको कोई भी इस पर खर्चा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ये क्यों यूज्ड होता है, तो आप देख लीजिए, इसमें यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, और ये सेलिंग प्राइस करने में मदद करता है कि हम सेलिंग प्राइस क्या रखें, उसको फिक्स करने में मदद करता है, और ये मेक और बाय डिसीजन करने में भी हमको मदद करता है, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म है वो क्या है? हमारी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और इसको हम बोलते हैं क्या? CVP, ठीक है। अब इसमें 3 बेसिकली एलिमेंट ऐड होते हैं। सबसे पहले होती है हमारी कॉस्ट, जो कि होती है फिक्स्ड और वेरिएबल। अभी हमने बात की कि हमारी कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं। एक होती है हमारी फिक्स्ड, वेरिएबल, और एक होती है हमारी क्या? सेमी वेरिएबल। फिर आती है हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि कितने यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है, कितने यूनिट आपको सेल करना है। फिर आता है हमारा एक प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मार्जिनल कॉस्टिंग का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी एक बेकरी की शॉप है, ठीक है। अब बेकरी की शॉप है, आपने यहाँ पर 100 कप केक बना रहे हैं। 100 मतलब कि आपने कप तो देखे होंगे ना, अगर बेकरी की शॉप है तो आप यहाँ पर 100 कप मंगा रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। जो कि आपको पड़ रहा है, एक कप पड़ रहा है आपको 10 रुपये का, तो इस हिसाब से आप 100 रुपये का, तो इस हिसाब से आपको ये 10,000 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। 10,000 रुपये का पड़ेगा। अच्छा कप बना रहे हैं आप, वो डिज़ाइनदार, 10,000 रुपये का आपका एक कप, मतलब टोटल 100 कप पड़ेंगे। अब अगर आप मान लीजिए इसमें जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो 80 रुपये है, ठीक है। 80 रुपये मतलब एक यूनिट बनाने का खर्चा। तो अगर आप जैसे ही 101 कप यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे ना, जो आपका खर्चा आएगा ना वो 10,080 आएगा। फिर आपको यहाँ पर जो खर्चा है वो 100 रुपये नहीं लगेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। जैसे कि आपको 100 कप प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। आपकी एक कप बनाने की कॉस्ट आ रही है 100 रुपये, तो आप 100 कप प्रोड्यूस करेंगे 10,000 में, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह सब निकाल के हो गया। अगर आपको अब एक एक्स्ट्रा कप बनाना है, मतलब कि आपको 101 कप यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है, और आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है वो 80 रुपये है। तो जो आपको 101 कप का जो खर्चा आएगा ना, फिर वो 10,080 आएगा, ना कि यहाँ पर 10,100 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है क्या? मार्जिनल कॉस्ट। और ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को हम देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा, इसका भी एग्जांपल एक समझ लेते हैं, जिससे कि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके। अब जैसे कि मान लीजिए सेलिंग प्राइस हो गई हमारी SP, ठीक है। SP हो गई हमारी 200, जो कि फिक्स रहती है, 200 हमने फिक्स करके चलिए, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पर 180 है, डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन पर, कितनी दूर हमको सामान भेजना है, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर फैक्ट्री का खर्चा कर लिया, फिर कुछ रेंट का खर्चा है जो कि फिक्स है, महीने का आप इसको 8,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। अब इससे हमको क्या निकालना है? CVP करना है, मतलब कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का एनालिसिस करना है, ठीक है। अब हम इसको एनालिसिस कैसे करते हैं? इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना है। मतलब कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो बीच का अंतर होता है ना, मतलब एक पॉइंट होता है जिसमें कि ना कि आपको लॉस होता है, ना ही आपको प्रॉफिट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे डिसाइड करेंगे इसका? तो ये आपका 200 सेलिंग प्राइस है, और वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है? 120 है। तो जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है? हमारा 80 रुपये यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ हमारी बोलेंगे कि जो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आपका जो फिक्स्ड खर्चा है ना 8,000 रुपये, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 8,000, जो हमारा क्या है? प्रॉफिट कितना है? वो हमारा कितने यूनिट का है? 80 यूनिट का है, ठीक है। तो ये अगर हम करेंगे तो आपको यहाँ पर मेनली 100 यूनिट का यहाँ पर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जब आपको यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, अगर आपने 90 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 90 यूनिट्स भी अगर आपने प्रोड्यूस किया, तो आपको 10 यूनिट का यहाँ पर लॉस होगा। अगर आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो आपको यहाँ पर ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अगर आप 100 यूनिट से 200 यूनिट बनाएंगे, जब भी आपको 80 रुपये के हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप 90 यूनिट्स बनाते हैं, तो आपको 10 यूनिट के हिसाब से यहाँ पर 800 रुपये का लॉस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है क्या? हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। अब प्रॉफिट प्लानिंग कैसे करते हैं, ये देखिए, हमने बात की थी अभी ब्रेक इवन एनालिसिस की, तो उसका जो फार्मूला है वही है कि जो टोटल कॉस्ट होती है इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, मतलब कि आपको ना ही इसमें प्रॉफिट होता है ना ही इसमें लॉस होता है। और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वही अभी हमने जो ऊपर अभी डिस्कस किया था, जिसको फिक्स्ड कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। आप ये थोड़ा सा डीपर टर्मोलॉजी है, तो आपको इसमें जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तभी आपको उसको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमारा होता है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट भी यही होता है कि जिसमें कि आप देखते हैं कि हमारा जहाँ लॉस
और प्रॉफिट का एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ की आपका जो वो मार्जिन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो एक्सपेंस करने का कॉस्ट रहता है ना, वो जीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ये होती है कि आपने अपनी जो सेल्स की है, ठीक है, सेल्स की है, और जो ब्रेक इवन सेल्स है, मतलब कि मान लीजिए आपने यहाँ पर, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, अब अच्छे समझ में आएगा। ब्रेक सबसे हम पहले समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, उसको हम समझेंगे क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जैसे कि मान लीजिए आपने एक क्लाउड किचन का सेटअप करना है, ठीक है, क्लाउड किचन का सेटअप करना है आपको, और इसमें आपकी फूड डिलीवरी भी इंक्लूड रहेगी। तो इसकी जो एफसी है, मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट है, वो आपकी 30,000 रेंट है, और सैलरी वगैरह आप स्टाफ ने दी, आप सब मिला के आपके यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000। और आपने यहाँ पर क्लाउड किचन यहाँ पर आपने सेटअप किया है, तो आप जो भी मील मतलब भेजते हैं, सेलिंग करते हैं, उस पर आपको जो प्रॉफिट होता है 50 आवर्स का प्रॉफिट होता है, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है आपका 50 आवर्स का होता है। तो अब आपके यहाँ पर ब्रेक इवन से मील्स क्या होगी, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा आपका, ब्रेक इवन का एनालिसिस आप कैसे करेंगे। जैसे कि आपने मान लीजिए आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 30,000 आ रही है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपको हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज़ का। तो बेसिकली अगर आप इसको डिवाइड करेंगे और 5 6 30, तो आपको यहाँ पर जो 6,600 मील्स पड़ रही है ना, आपको 600 मील्स पर मंथ आपको यहाँ पर भेजनी ही भेजनी पड़ेगी, जब भी आपको यहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस का सिनेरियो देखने को मिलेगा। जब इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कि अगर आपने 600 मील्स यहाँ पर सेल नहीं की तो आपको लॉस होगा, और अगर 600 मील से अगर आप ऊपर सेल करेंगे, मतलब कि 700 मील्स आप सेल्स करेंगे, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो दैट इज़ तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपके बिजनेस का, तो 600 मील्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहता है, जो मिनिमम ऑर्डर आपको मिलना चाहिए ना एक महीने में, वो आपको 600 ऑर्डर यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम समझते हैं क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको भी हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, जो हमारी ऊपर जो ब्रेक इवन मील्स थी वो कितनी निकल के आई थी, 600 पर मंथ निकल गई। अगर आप 600 मील्स एक महीने में सेलिंग करेंगे तो आपका यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट बना रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर ब्रेक इवन, इसको डिनोट करता हूँ WEP से, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब मान लीजिए आपकी जो MOS है, मतलब कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, नहीं रुकी, अब आपने यहाँ पर सोल्ड कर दिए, मान लीजिए एक महीने में 800 मील्स यहाँ पर आपने सोल्ड कर दिए, तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितने मील्स का हुआ, 200 मील्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्योंकि जो आपकी 600 मील्स अगर आप सेल कर रहे थे, तो इसमें आपको क्या हो रहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था, ठीक है। तो लेकिन आपने एक मंथ में 800 मील्स यहाँ पर सेल कर दिए, तो आपने कितना एक्स्ट्रा सेल किया, 200 रुपये, 200 मील्स एक्स्ट्रा सेल किए। ये जो 200 एक्स्ट्रा है ना, ये आपकी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसका सेकंड नाम पूछें तो ये आपका प्रॉफिट, ठीक है। मतलब आप इतनी सेफ्टी लेके चल रहे हैं, जो आपके एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, जो आपकी एक्चुअल सेल्स हुई है, और जो ब्रेक इवन सेल्स है, मतलब कि ब्रेक इवन सेल्स तो आपका होगा क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला एरिया, ठीक है। और ये एक्चुअल सेल्स आपकी हुई है कितनी, 800 वाली। तो 800 में से आप 600 करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आएगी, वो आपकी कितनी निकल के आएगी, 200 मील्स की आपकी यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आएगी। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, जिससे कि हमने एक अच्छे खासे यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एग्जाम्पल देख लिया है। अब हम बात करते हैं क्या, कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस की। तो आप कॉस्ट को कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करोगे आप, तो इसके पीछे भी आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। कंट्रोलिंग कॉस्ट थ्रू स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटिंग एंड मॉनिटरिंग। अब आपको पता होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी 50 रुपये आ रही है, ठीक है, लेकिन आपने जो इसका स्टैंडर्ड सेट रखा था कि हमको 40 में इसको एनी हाउ इसको कंडक्ट करना है। तो आप यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि आपने एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ किया, आपने लेबर पे एक्स्ट्रा खर्चा किया कि आपने ट्रांसपोर्टेशन पे एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो आप इसको एनालिसिस करेंगे, फिर इसको कम करने की कोशिश करेंगे, थ्रू बजटिंग करेंगे, आप उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे कि हमने एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ किया, और उसको आप 40 तक लाने का यहाँ पर सोचेंगे, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए 40 यहाँ पर ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ था, और आपको अब ये इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आई वो 30 रुपये निकल के आई, उसके बाद ही आप एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी कम निकल के आई तो ये आपके लिए अच्छा है। आप फिर इसमें क्या एनालिसिस करेंगे कि आपने जो प्रोडक्शन किया है वो कहीं ख़राब क्वालिटी का तो नहीं कर दिया, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो 40 रुपीज़ का किया था, लेकिन आप 30 रुपीज़ में इसको मैन्युफैक्चर कर ले रहे हैं, इसको बना ले रहे हैं। तो आप कहीं ख़राब क्वालिटी का यहाँ पर प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका यहाँ पर सेलिंग होगी कि नहीं होगी, कस्टमर इसको लेगा कि नहीं लेगा। तो आपको इसका एनालिसिस भी यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पर। तो एग्जांपल लेते हैं हम एक प्रिंटिंग शॉप की,
जो कि नोटिस पेपर की कॉस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ रीज़न होगा, तो ये चीप सप्लायर का होगा, बल्क ऑर्डर का हो गया। तो जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आप सेट करते हैं, आप उसी पर स्टक रहिए। फिर लेकिन आप क्या है कि अगर मैं थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करूँगा फिर आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब कॉस्ट एनालिसिस हो गया हमारा, और ये था हमारा क्या पूरा प्रॉपर थ्योरी। अगर आपको जो भी आईएमपी थ्योरी है ना, वो सिर्फ इतने समय ही आएगी। जो मैंने आपको यहाँ पर पीडीएफ वगैरह दी है ना टेलीग्राम पर, उसमें भी मैंने इतना ही इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि जो जीआईसी का यहाँ पर फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सिर्फ मेन चीज़ें आपको यही देखने को मिली थी। क्या क्या देखने को मिली थी? ये जो आपको मैंने ये वाली चीज़ें बताई ना, ये कॉस्ट शीट बनाना, कॉस्ट शीट आपकी कैसी बनती है देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉस्ट शीट आपकी कैसे बनती है, कॉस्ट शीट ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, और आप एक चीज़ देख लीजिए अपनी कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमारा कैसे बना। तो ये देखिए, डायरेक्ट मटेरियल से, डायरेक्ट लेबर से, डायरेक्ट एक्सपेंस से, ओवरहेड से। ठीक है, फिर ओवरहेड्स में आते हैं हमारे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, फिर सारे ओवरहेड हमारे क्या इंक्लूड करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। जितनी भी चीज़ें इनडायरेक्ट रहती हैं वो सारी इंक्लूड यहाँ पर करती हैं। फिर कॉस्ट शीट के बाद हमने देखा था कॉस्ट शीट कैसे बनती है, इसका एक एग्जाम्पल भी देखा था। तो आपको उसको एक बार रिपीट करना है, अगर आपने अच्छे समझ में नहीं आया तो आप उसको एक बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग होती है यहाँ पर, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये भी आपको एक बार याद रखनी है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, हम इनको भी करेंगे। तो जो इनके न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेक इवन एनालिसिस देख लिया था। ये देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट देख लिया, ब्रेक इवन एनालिसिस देख लिया, प्रॉफिट प्लानिंग देख ली, और ब्रेक इवन पॉइंट भी देख लिया हमने यहाँ पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख ली, फिर कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस देख लिया। और चलिए ठीक है, तो बेसिकली ये इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं इसमें न्यूमेरिकल बेस पर जो पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन की, उनकी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा दूंगा। तो बेसिकली ये इसकी ये फर्स्ट वीडियो थी। अब एक वीडियो आई जिसमें कि हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, और जो सेकंड वीडियो रहेगी हमारी, और थर्ड वीडियो जो रहेगी उसमें हम यहाँ पर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये इतनी 30 मिनट की, ये 30 मिनट की वीडियो रहेगी, 30 मिनट की। ये भी आपकी करीब करीब 30 मिनट की वीडियो रहेगी, और ये भी आपकी 30 मिनट की वीडियो रहेगी। ठीक है, तो मतलब आपकी 1.5 आवर्स में आपका पूरा जो कॉस्ट है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब जो एग्ज़ाम के लास्ट के 10 डेज बचेंगे, तो उसमें जो मेंस के लास्ट के 10 डेज बचेंगे, उसमें हम सिर्फ सिंपली यहाँ पर 1 शॉट यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि आपको जो भी कॉस्ट के इंपॉर्टेंट यहाँ पर एलिमेंट्स है वो समझ में आ गए होंगे, और ये कॉस्ट, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब कुछ आपको समझ में आ गए होंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इनके फॉर्मूले वगैरह आप एक बार अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी देखने को